सो हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नेफ्रॉन को डिस्कस करने वाले हैं। उसके और ज़्यादा फर्दर पार्ट्स को देखेंगे और उसमें जो कैपिलरीज होती है, आर्टेरियोल को भी डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से नेफ्रॉन के पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। सो और आगे हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नेफ्रॉन जो होता है वो बहुत सारी कैपिलरी से सराउंडेड होता है। बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती है उसके पास, है ना। तो उन कैपिलरीज, उनके नेम्स और उनसे जो लूप ऑफ हेनले है जो हमने डिस्कस किया था, ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है, ये जो हमारा पूरा लूप ऑफ हेनले होता है, इसके पास जो कैपिलरीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये अराइज कहाँ से होती है एग्जैक्टली, ये जो कैपिलरीज होती है ये कहाँ से शुरू होती है, सो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। ये एफरेंट आर्टेरियोल है जो रीनल आर्टरी से अराइज होता है। लास्ट वीडियो हमने देखा था, हाँ, उससे आप विजिट कर सकते हो वो वीडियो को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये एफरेंट आर्टेरियोल है जहाँ से ब्लड क्या होता है, एंटर करता है किसमें, ग्लोमेरुलस में, है ना। ये ग्लोमेरुलस में हमारा जो ब्लड है एंटर करता है किसके थ्रू, एफरेंट आर्टेरियोल से, और फिर एग्जिट किससे करता है, इफरेंट आर्टेरियोल से। ब्लड ग्लोमेरुलस से पूरा जो नेफ्रॉन्स है वो फिर वापस आता है ना, तो वो किससे आता है, इफरेंट आर्टेरियोल से। अब होता क्या है, जो इफरेंट आर्टेरियोल होता है, जो इफरेंट आर्टेरियोल होता है वही कैपिलरीज उसी से आती है। कैसे आती है उसे हम पहले एक बार बना लेते हैं। सो कुछ इस तरह से होती है कैपिलरीज। डोंट वरी, ये आपको थोड़ा हॉचपॉच दिख रहा होगा, बट मैं इसको अभी क्लियर कर दूँगी। ये हमारा ट्यूब्यूल है और फिर ये हमारी कैपिलरीज है। ये हाईलाइट में कर देती हूँ, दिस इज अ कैपिलरी। ये हमारी कैपिलरीज हो गई। ये इफरेंट आर्टेरियोल है, इससे ये हमारी कैपिलरीज अराइज हुई है। और एक कैपिलरीज का एक नेम होता है, उन्हें हम कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ओके, हमने देख लिया है जो कैपिलरीज इफरेंट आर्टेरियोल से अराइज होती है उन्हें हम कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। आर्टेरियोल का हमने पहले वीडियो में देख चुका है। जो रीनल आर्टरीज से फर्दर डिवाइड होती हैं वेजल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टेरियोल। इफरेंट से अराइज हुई पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और पता है ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये जो लूप ऑफ हेनले, आप देख सकते हो ना कि इसमें भी जो कैपिलरीज है वो सराउंडेड है ना, ऐसे लूप ऑफ हेनले के भी अराउंड कैपिलरीज है। ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ इस तरीके से। और जो कैपिलरीज, इसे हम क्या कह दिए, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और जो कैपिलरीज लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती है उन्हें भी एक नाम दिया जाता है। इनका नेम होता है वाजा रेक्टा। ओके, लूप ऑफ हेनले के जो अराउंड होती है उन्हें हम कह देते हैं वाजा रेक्टा। लिख लेते हैं वाजा रेक्टा। ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज लिखा है, ओके, और ये वाजा रेक्टा है। नाउ अब हम देखते हैं कि इनका ऑर्डर क्या होता है। आपको जैसे मैंने बताया था, तो जो लूप ऑफ हेनले है वो यहाँ साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे कि ऊपर से ब्लड नीचे आ रहा होता है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, लूप ऑफ हेनले के। ये मैं अभी कैपिलरीज की बात नहीं कर रही हूँ, ये लूप ऑफ हेनले है। और यहाँ क्या होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, मतलब ब्लड ऊपर जाता है, यहाँ साइड से ऊपर गया, यहाँ साइड से नीचे आ गया, यहाँ से नीचे जाके यहाँ से ऊपर जाता है। सो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें ब्लड डिसेंडिंग मतलब क्या, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है। आपको पता है वाजा रेक्टा में भी देखिए ब्लड तो फ्लो करता ही है, बट आपको पता है कैसे करता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है, पैरेलल करता है। मतलब पैरेलल होता है किसके होता है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होता है, बट एंटी पैरेलल होता है। ब्लड एंटी पैरेलल फ्लो करता है। कैसे करता है, लेट्स सी। अच्छा सा डायग्राम बना है, बहुत सिंप्लीफाइड है। सो ये लूप ऑफ हेनले हो गया और ये वाजा रेक्टा हो गया। जो कैपिलरीज होती है, जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती है, उन्हें वाजा रेक्टा कह दिए। अब देख लेते हैं कि इसमें ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है। आपको एक चीज़ देख रही होगी इसमें कि ये
पैरेलल है, मतलब कैसे वाजा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले एक दूसरे के पैरेलल है, बट पैरेलल है, बट इसमें ये एंटी पैरेलल इसमें ब्लड फ्लो करता है। कैसे करता है? लूप ऑफ हेनले में यहाँ साइड कैसे करेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, और यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा ब्लड। और इसके एंटी पैरेलल है। कैसे? इसमें अगर नीचे की तरह ब्लड जा रहा है, ब्लड नीचे के डायरेक्शन में लूप ऑफ हेनले में, तो वाजा रेक्टा में ये ऊपर की तरफ जाएगा जो इसके पैरेलल है। जैसे कि ये वाला लूप डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसके पैरेलल कौन सा है? ये वाला। इसे क्या कहेंगे? असेंडिंग वाजा रेक्टा। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ऑपोजिट। आप खुद ही देखो कि इसमें ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये जो इसके पास वाली है जो पैरेलल है वो एंटी पैरेलल उसमें ब्लड फ्लो करता है, नीचे से ऊपर जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, फिर नीचे से ऊपर, है ना। इसमें इसी तरीके से यहाँ वाली में भी यहाँ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो वाजा रेक्टा है इसमें ब्लड नीचे आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं, इस तरीके से। ओके, सो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे है ये, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, एक बार लेबल कर लेते हैं कि क्या मैंने अभी आपको कहा। मैंने लिख लिया है कि असेंडिंग वाजा रेक्टा पैरेलल टू डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग जो वाजा रेक्टा है, ये ऊपर जहाँ ब्लड जा रहा है, वो किसके पैरेलल है? ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है। ओके, और वो डिसेंडिंग लूप वाजा रेक्टा किसके पैरेलल है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के, ठीक है, ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल ब्लड फ्लो करता है। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। सो लेट्स बिगिन। सो हमारे दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। पहला होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ओके, लिख लेते हैं। दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। पहले होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा टाइप होता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। दो टाइप्स के नेफ्रॉन हो गए हैं, कॉर्टिकल, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा समझना होगा। मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो देख लेते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और इसको हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन से। और देख लेते पहले होता क्या है ये। आपको पता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में होता है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं, मेजॉरिटी। मतलब कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये मेजॉरिटी में होता है, बहुत सारे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कितने होते हैं? अराउंड 85% होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। किससे कंपैरिजन में? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के। ये क्या होते हैं? ओनली अ फ्यू, बहुत कम होते हैं। कितने के अराउंड होते हैं? 15%, बहुत कम होते हैं। देख लो ना, 85 है वो 15 है। और आपको पता है इसमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में? पहले समझ लेते हैं। ये आपका क्या है? बताओ। ये हमारा है मेड्यूलरी पिरामिड, ये हमने डिस्कस कर चुका है अगेन पहले वाले वीडियो में। ये हमारा मेड्यूलरी पिरामिड है, मेड्यूलरी पिरामिड। और ये क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स है। ओके, ये कॉर्टेक्स है। सो जो मेड्यूलरी पिरामिड है और यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, इसे बना देती हूँ। और इस तरीके से मैंने थोड़ा नेफ्रॉन को दिखाने की कोशिश की है। आपको दिख रहा है ये लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले। इसमें जो लूप ऑफ हेनले होती है बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली होती है, मतलब ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती किसमें?
मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, बहुत छोटी सी होती है। बहुत ज़्यादा जो मेडुलरी पिरामिड होता है उसमें जो लूप ऑफ हैंले होती है बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली होती है, बहुत अंदर जाती नहीं है ज़्यादा, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है। सो लेंथ ऑफ लूप ऑफ हैंले इज शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। अब जक्स्टा मेडुलरी पिरामिड देख लेते हैं। ये हो गया मेडुलरी पिरामिड, ओके। और इसमें नेफ्रॉन अगर बनाएंगे ये मैंने थोड़ा कलेक्टिंग डक्ट बनाया है, आप देख लो ना क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें। ये जो लूप ऑफ हैंले ये बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। किसके कंपैरिजन में? इसके कॉर्टिकल नेफ्रॉन के कंपैरिजन में जो लूप ऑफ हैंले है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वो बहुत ज़्यादा लंबी है। सो लेंथ ऑफ लूप ऑफ हैंले इज लॉन्ग। दोनों में होती है, ऐसा नहीं है कि कॉर्टेक्स में बस होती है। ये जो कॉर्टेक्स हो ना, कॉर्टेक्स में होती है जो नेफ्रॉन है वो अगर कॉर्टेक्स बस में, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सोचते हैं कि ये जो कॉर्टेक्स है उसमें नेफ्रॉन होती है तो उसे हम कह देंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसा नहीं है, मेडुलरी पिरामिड में भी जाती है बट उसमें उसकी लेंथ, ये जो लूप ऑफ हैंले है उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसकी बहुत ज़्यादा लंबी होती है लूप ऑफ हैंले। इसमें मेडुलरी पिरामिड में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करती है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, जो वाज़र रेक्टा है हमने पढ़ चुका है, पैरेलल होती है किसके? लूप ऑफ हैंले के। तो आपको क्या लगता है कि किस में ज़्यादा वेल डिफाइंड होती है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में या कॉर्टिकल में? ये ज़्यादा डिफाइंड होती है किसमें, वेल डिफाइंड किसमें होती है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका लूप ऑफ हैंले बहुत लंबा होता है। जितना लंबा लूप ऑफ हैंले होगा उतनी लंबी वाज़र रेक्टा होगी। ये वाज़र रेक्टा है ना, और ये लूप ऑफ हैंले है। सो जितना लंबा ये होगा, अगर ये छोटू सा है तो वाज़र रेक्टा भी कितनी छोटू सी होगी, और अगर लूप ऑफ हैंले बहुत लंबा है तो वाज़र रेक्टा भी बहुत लंबी होगी। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में या तो वाज़र रेक्टा एब्सेंट होगी या तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफाइंड नहीं होगी, बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होगी। बट जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो वाज़र रेक्टा होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि इसमें लूप ऑफ हैंले भी लंबा होता है और वेल डिफाइंड होती है जक्स्टा में। अब एक चीज़ देखने वाली है कि जो ये होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये किसका एलिमिनेशन करता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का। करेगा ये नेफ्रॉन का काम ही होता है। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन करता है। बट ये जो होता है ये ऑस्मो रेगुलेशन भी देखता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी एलिमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि वाज़र रेक्टा है ना, ये ऑस्मो रेगुलेशन को देखती है, ऑस्मो रेगुलेशन को देखती है। बट ये जो कॉर्टिकल होती है ये नहीं देख रही, क्योंकि वाज़र रेक्टा ही देखते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये क्या होती है। आपको पता है ऑस्मो रेगुलेशन वाटर आयोनिक बैलेंस होता है, इसे आगे पढ़ेंगे, इसको आप भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो वाज़र रेक्टा होती है वो लंबी होती है, जिससे ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। और इसमें सिर्फ किसका एलिमिनेशन होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का। इसमें लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट्स प्लस ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, एक चीज़ को हम रिकैप कर लेते हैं। जो मैलेफिगियन बॉडी होती है पीसीटी, बीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर और डीसीटी, वो किस में होती है? कॉर्टेक्स में लाई करती है नेफ्रॉन में। और जो लूप ऑफ हैंले होता है वो मेड्यूला में लाई करता है, कलेक्टिंग डक्ट। वो कहाँ से कॉर्टेक्स से एक्सटेंड होकर कहाँ तक जाता है? मेड्यूला से। एक बार इसको डायग्राम बना दो। ये मेडुलरी पिरामिड हो गया और इसमें नेफ्रॉन है। ये ग्राफ डायग्राम है। सो ये जो ये मैलेफिगियन बॉडी है
ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और पीसीटी डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी किस में लाई करती है? कॉर्टेक्स में। ये देख रहे हो, ये डीसीटी है, ये पीसीटी है, इसमें लाई कर रही है कॉर्टेक्स में, बाहर वाले पोर्शन में। और जो लूप ऑफ हेनले है, ये किस में लाई करती है? मेडुलरी पिरामिड में। और लास्ट क्या बचा? कलेक्टिंग डक्ट, ये किस में होती है? कॉर्टेक्स में भी होती है, मेडुलरी पिरामिड में भी होती है। बस यही हमें देखना था। अब आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस होता क्या है, देख लेते हैं। आपको पता है जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है, एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी के बीच में एक ऐसा कांटेक्ट पॉइंट होता है जहाँ पे मॉडिफिकेशंस होती है। सो उन्हीं दोनों को हम कह देते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इसे एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं डेफिनेशन एक बार। A sensitive area that is formed due to the proximity between afferent arteriole, afferent arteriole and DCT, juxtaglomerular apparatus is formed। क्या होता है कि ये एक बार बना लेते हैं, मैं कहाँ पे डायग्राम शुरू था रफली। ये हो गया वुमेन्स कैप्सूल है, ये इसको इग्नोर करो। और यहाँ से क्या आती है? एफरेंट आर्टेरियोल आता है और फिर ये ऐसे, ये एफरेंट है और ये ईफ्रेंट है, इससे हमें लेना देना नहीं है। और फिर यहाँ से जाती है क्या? पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, और यहाँ से वो आ जाएगा ठीक वाला लूप ऑफ हेनले, और फिर ऐसे जाएंगे और यहाँ पे डीसीटी है। ऐसे भी आप रफली समझ लो कि ये डीसीटी है। और ये जो डीसीटी होता है, ये डीसीटी है, और ये क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल है। देख रहा है ना, इसके बीच में कॉन्टेक्ट पॉइंट है, मतलब कि दोनों पास पास है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस होती है, तो उन्हीं को ही हम कह देते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्यों कहते हैं? देखो, एट देयर कॉन्टेक्ट पॉइंट, आपको पता है एफरेंट आर्टेरियोल में स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। तो स्मूथ मसल फाइबर्स में क्या होती है? कुछ मॉडिफाइड होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? जेजी सेल्स। ओके, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। मॉडिफाइड किसको? स्मूथ मसल्स को हम कहेंगे जेजी सेल्स। और ऐसे ही डीसीटी में हमारे क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, और वो जब मॉडिफाइड हो जाते हैं बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्यूबॉइडल कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे होते हैं ना, बट जब मॉडिफाइड हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं। तो इन्हें हम क्या कह देंगे? मैक्यूलर डेंसा। अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ये एक थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इसमें जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है ये दिखाया गया है। ये डीसीटी है, ये डीसीटी है, और ये हमारा एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट है, ईफ्रेंट नहीं है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, और ये डीसीटी है। इसमें डीसीटी में कौन से सेल्स होते हैं? क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, और जो मॉडिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स है डीसीटी में, उन्हें हम क्या कह देंगे? मैक्यूलर डेंसा। और जो ये इसमें है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, इसको हम डाइसेक्ट कर दिए हैं इन दोनों को। और देखें तो इसमें जो मॉडिफाइड सेल्स है उन्हें हम जेजी सेल्स कहेंगे, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और मॉडिफाइड है जो स्मूथ मसल फाइबर के सेल्स होते। तो फिर इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये जेजी सेल्स और ये मैक्यूलर डेंसा। इन दोनों मॉडिफिकेशन, ये जो एरिया है इन्हें, और ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है इस एरिया में, तो इसे हम कह देंगे जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस।